it is it beneficial to us होगा बेटा, beneficial to. My friend said to me, for me running is like therapy. My friend told me that for him running was like therapy. वहाँ was चलेगा आराम से. Manjit said to his friend, it is easy to find fault with others. ये एक phrase ही है, universal truth है, वैसे ही रह जाएगा. Manjit told his friend that it is easy to find fault with others. They said, we have been waiting here since morning. They said that they had been waiting there since morning. We were living in Dehradun, they told me. They told me that they had been living in Dehradun. I said to my wife, these showpieces look good. I told my wife that those showpieces looked good. Exclaim sadly chalega, lekin exclaim with sorrow better hai. The queen said to her son, you must go to the forest and remain there till your father calls you back. The queen told her son that he must go to the forest and remain there. बाकी तो सब सेम रहेगा, till his father called him back. ठीक है. न्यू बैच पेपर डिस्कशन के बारे में मैं बता दूं अमित, वो ऐसा बैच है जो आज तक मैं कभी लेके आई नहीं हूं. इसमें करीबन 100 आवर्स का पेपर डिस्कशन है. प्री के पेपर सबको पता ही है, 45 मिनट में बहुत आराम से पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा. मेंस के पेपर में टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि मेंस समझते हो 200 क्वेश्चन का जस्ट डबल से ज़्यादा हो जाता है ना. तो इसीलिए मैंने कहा है कि 100 आवर्स का रखते हैं. 100 आवर्स में अराउंड 100-125 क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाएगा हमसे, और उसमें वही कंप्लीट प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस करेंगे एसएससी के. वो अराउंड 100 आवर्स का वो है. बहुत नॉमिनल फ़ी में केडी लाइव लेके आ रहा है. और ये पेपर डिस्कशन जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स कहते हैं ठीक है ग्रामर पढ़ा दिया, वो क्या पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत पैसेजेस क्लोस्टर्स करा दिया, लेकिन उसके बाद तो ये सेक्शन मैंने ऐसा बनाया है ना कि हर बैच में भी ये मैं अनाउंस कर दूंगी कि ठीक है बैच कंप्लीट हो गया. अब ये कुछ नहीं, 499 का वो है, आप ले लो और उसमें क्वेश्चन पेपर सामने रखो और डिस्कशन साथ ही साथ देखते चले जाओ. आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा माइंडसेट क्या रहता है, मैं कैसे सोचती हूँ और क्या सोच के साथ मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ. ये चीज़ इसमें बेनिफिशियल होगा. और क्वेश्चंस? बस ठीक है. वापस आओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. मैंने आपको बताया था बिसाइड्स, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, ये सबसे जोड़ते हैं तो वर्ब्स फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है. फिर कहा मैंने नीदर नॉर, ईदर और, नॉर या और से जोड़ते हैं तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है. और आपने एक चीज़ देखा होगा, मैंने दोनों जगह पे, एक जगह पे नन बट लिखा है और एक जगह पे नथिंग बट लिखा है. लेकिन अब मैं इन दोनों को एक साथ लेके आ जाऊं कि नन बट के केस में क्या होगा और नथिंग बट के केस में क्या होगा, ये ध्यान दो. पहले एग्जाम्पल लिखो. ये दोनों लिखो दोनों तरफ से. देखो, none but common people are suffering, nothing but trees was seen. ये क्या है? मैंने जब लिखा trees was seen
तो वॉज किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? ऑफ कोर्स ट्री के अकॉर्डिंग तो चल नहीं रहा है क्योंकि ट्री प्लूरल है। वॉज चल रहा है देखो नथिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैं लिख रही हूँ नन, नन जानते हो सिंगुलर है ना? नोबडी, नन, एनी वन, समवन, समबडी, नोबडी, ये सब मैंने दिखाया है। हम लोग अभी करेंगे उसको आगे जाके, वो सब सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आर लगा रही हूँ वो पीपल के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। दिस मीन्स क्या बताना चाह रही हूँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नन के साथ अगर आप बट लगा रहे हो और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट लगाओ, सिंगुलर प्लूरल जो भी लगाओ, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर आप नथिंग लगा रहे हो और उसके बाद बट दिखे, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, क्या सब्जेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। और ध्यान देना, अगर नथिंग है यानी कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए मैं पहले से सिंगुलर वर्ब लगा दूं। तो ये दो स्ट्रक्चर है जिसको आपको देख के चलना है। बताओ, कुछ पूछना है तो। मस्ट के साथ हैड कैसे आएगा बेटा? मॉडल के बाद तो हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है शिवम। अभी इंग्लिश शुरू किया है आपने, सुमन बात क्या है ना, आप मेरे से पढ़ते हुए आपका करीबन आधा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आप शुरू से मैं देखती हूँ आप क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो। बिल्कुल कर लो, बिल्कुल ले लो आप। हो गया? नन बट और नथिंग बट की बात देखो ध्यान से, वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब इस पर एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। ये देखो, उतारो। इसमें क्या है कि ठीक है, हम समझ तो रहे हैं कि ये जो रूल है वो बोल रहा है कि द ब्रेव के अकॉर्डिंग चलो। अब मुझे कंफ्यूजन होगा ही कि द ब्रेव क्या है। दिस मीन्स यहाँ पे सिर्फ ये नियम जानने से काम नहीं चलता। क्या नियम और जानना पड़ेगा आपको कि द ब्रेव सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये प्लूरल नाउन है और इनके साथ प्लूरल बनेगा। मतलब अगर द के साथ हम कोई भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगा दें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब क्या, जैसे रिच हो गया, पुअर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ब्रेव हो गया, तो ये जो एडजेक्टिव है ना, रिच, पुअर, ऑनेस्ट, ब्रेव, एडजेक्टिव नहीं रह के ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। यानी द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होगा, ये दोनों मिलके बन गया प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है? मतलब इसका मतलब होगा सारे अमीर लोग, सारे गरीब लोग, सारे ईमानदार लोग, सारे वीर लोग, है ना? और इनके साथ वर्ब क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। राइट? बताओ, कोई प्रॉब्लम? यानी ये चीज आप फिर से आर्टिकल में पढ़ने वाले हो, लेकिन क्योंकि इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, क्या आएगा, ये यहाँ इंपॉर्टेंट था। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो वीर लोग हैं ना, उन्हें ही रिवॉर्ड मिलता है और किसी को नहीं। तो जिसको मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। जो वीर होते हैं यानी कि जो लोग वीर होते हैं, ये सारे लोगों की बात है जो लोग वीर होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ।
कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब कलेक्शन ऑफ क्या? जजेस के कलेक्शन को आप ग्रुप को आप ज्यूरी कहोगे। जो लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं बैठ के, सरकार जनरली देखते हो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस पर एक कमेटी बिठाती है। सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी कहते हैं। कई लोग पुलिस को भी कलेक्टिव नाउन सोच लेते हैं, भाई पुलिस कलेक्टिव नाउन नहीं है, पुलिस के ग्रुप को पॉसे कहते हैं, पुलिस प्लूरल नाउन है। तो मैंने लिखा है ज्यूरी, कमिटी, आर्मी, टीम, बच्चों के ग्रुप को फिर हम क्लास बोल देते हैं। तो मैं हर्ड, बंच और स्वार्म ऑफ बीस, स्वार्म को क्यों नहीं लिख रही हूँ? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में फ्लॉक क्यों नहीं लिख रही हूँ? वो भी तो कलेक्टिव नाउन है। भाई मैं ऐसा कलेक्टिव नाउन लेना चाहूंगी जिसका मैं सर्वसम्मत होना, एक मत होना, यूनाइटेड होना या डिवाइडेड होना ये दिखा सकूं। अब गाय भैंस के समूह में मैं डिवाइडेड यही दिखा सकती हूँ कि इधर उधर भाग गए, है ना। यूनाइटेड नहीं दिखा सकती हूँ। जनरल स्टेटमेंट दे सकती हूँ जैसे झुंड चर रहा है ना। तो इस तरह के कोई सेंटेंसेस में कोई ऐसा लगाओ जिसमें हम डिवीजन दिखा सके। हालांकि हर्ड में हम यूनिटी नहीं दिखाते हैं, लेकिन हर्ड के मामले में हम जनरल स्टेटमेंट तो दे सकते हैं ना, कि गाय भैंस के समूह की बात करें कि वो चल रही है। अगर हम किसी भी कलेक्टिव नाउन का जनरल स्टेटमेंट दे उसके बारे में, या उसको हम यूनाइटेड दिखाएं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, सब कुछ सिंगुलर आएगा। V फॉर वर्ब, A फॉर एडजेक्टिव एंड P फॉर प्रोनाउन। और अगर डिवीजन दिखा या फिर हम प्रत्येक व्यक्ति पर उतर गए, पर पर्सन की बात करेंगे, तो हम लोग प्लूरल वर्ब, प्लूरल एडजेक्टिव, प्लूरल प्रोनाउन ये सब दिखाएंगे। विकास उसका ड्यूरेशन सिर्फ 100 आवर्स है, वो मैंने कहा था। 100 आवर्स में आपके मोर देन 100 टेस्ट पेपर्स डिस्कस हो जाएंगे। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखो पहले।
हो गया? चलिए, इन 5 का जरा ध्यान से देख लो। फर्स्ट में द ज्यूरी डैश यूनानिमसली पास्ड डैश ऑर्डर। यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मत। अब सर्वसम्मत जहां दिखेंगे वहां यूनाइटेड दिखेगा, यानी फर्स्ट केस था, सिंगुलर वर्ब चाहिए, हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज है। और मैं कह रही हूं जो जजेस का समूह है उसने सर्वसम्मति से अपना जजमेंट पास किया है, अपना ऑर्डर पास किया है, अपना। अब देखो ध्यान रखना, मैं कलेक्टिव नाउन की बात कर रही हूं, कोई लड़का और लड़की तो है नहीं, इसे ही, हिज और हर तो होगा नहीं। यहां सिर्फ प्लूरल और सिंगुलर की बात है और कलेक्टिव नाउन की बात है। सिंगुलर की बात है तो इट्स होगा, प्लूरल की बात है तो देयर होगा, इसलिए यहां पे इट्स लगेगा, यहां पे इट्स लगेगा, है ना? सिंगुलर की बात है ना। मतलब जो मैंने कहा ना आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन ये सब का एग्रीमेंट है भाई। तो इसीलिए सिंगुलर है, अगर यहाँ पे एक मत है, सर्वसम्मत है, सिंगुलर है तो सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा। अब यहाँ पे देखो, फील्डिंग के लिए जब टीम आती है तो कोई भी टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना अपना जगह लेते हैं और सब कोई अलग अलग हो जाता है। यहाँ कोई एक साथ मिल के खेलने की बात नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं कि अपना अपना जगह फील्डिंग के लिए ले लिया है। अब देखो अपना अपना जगह ले लिया है तो यहाँ पे पर पर्सन की बात हो रही है, प्लूरल के केस में देयर आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत बहुत अच्छा खेल रहा है, इस मैच में भारत बहुत अच्छा खेल रहा है, भाई भारत, अगर टीम इंडिया की बात कर रही हूं मैं, तो एक टीम है ना, एक टीम है तो इज लगाओ। नेक्स्ट, डिवाइडेड वर्ड ही दिख रहा है, पता चल रहा है कि बटा हुआ है। द क्लास आर डिवाइडेड, इसका मतलब बटा हुआ है, क्लास बटा हुआ है, पैसिव वॉइस ही है। और यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक स्टेटमेंट है कि जो गायों का समूह है तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एक तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानना चाहिए हमें कि हम ऑफ के पहले जो आता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन यहाँ खुद हम देख रहे हैं एक जनरल स्टेटमेंट है, कहाँ मतभेद इकट्ठा होना ये सब तो काऊ में दिखा नहीं सकते, तो इज ग्रेजिंग हो गया। नॉर्मल सेंटेंस में इज, इट इज ओके होता है बेटा, इट इज होता है। यस परवेश, मेरा जो बैच है वो सिर्फ मेरा ही होगा ना, और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश ही तो है। नेक्स्ट पॉइंट में आने के लिए सबसे पहले सेंटेंस लिखो कुछ।
उतार लिया? चलो जरा देखो 1, 2 और 3 में फर्स्ट में मैंने कहा है 100 बॉयज इन माई क्लास, 100 बॉयज आर इन माई क्लास। अगर आपसे पूछेगा कोई कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे देयर आर 100 बॉयज इन माई क्लास। इसका मतलब खुद सोचो आप कि आपने कहा है लड़कों की संख्या और आपको लड़के अलग अलग दिख रहे हैं, है ना? जब आपको स्टूडेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं तो आपने सबको अलग अलग बताया, यानी प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब आता है, इतना तो सबको मालूम होना चाहिए कि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है। इनका कहना है कि भाई इतना तो सबको मालूम है। क्या मालूम नहीं है? मालूम शायद ये नहीं है कि प्लूरल संख्या अगर सिंगुलर यूनिट के रूप में हो, आपको खुद महसूस होगा 100 रुपीज एक 100 का पत्ता ध्यान आएगा, है ना? उसी तरह से मैं ये कहूँ भाई 20 माइल्स बहुत लंबी दूरी है, 20 मील बहुत लंबी दूरी है, मैं 20 माइल्स तो एक साथ नहीं चल सकती। मैंने कोई अलग अलग माइल की बात नहीं की, मैंने इकट्ठा ले लिया है सबको, इसीलिए देखो सिंगुलर वर्ब आया। मतलब क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहां से आएंगे और यहां से आएंगे। क्या बोलेंगे कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन अगर प्लूरल नंबर के साथ सिंगुलर यूनिट लगाना है तो कब लगाएंगे? जब उस प्लूरल नंबर को एज सिंगुलर यूनिट दिखाएंगे तब। लिखो, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वी यूज प्लूरल वर्ब with plural number, लेकिन but अगर if प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में लिया जाए, but if plural number is taken as a singular unit, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, कॉमा सिंगुलर वर्ब विल कम। प्लूरल नंबर is taken as singular unit, comma singular verb will come. मैंने लिखवाया प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब आता है, इसके बगल में चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो सेंटेंस 1, है ना? सेंटेंस 1 का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर प्लूरल नंबर को सिंगुलर यूनिट के रूप में लिया जाए तो सिंगुलर वर्ब आता है, इसके ब्रैकेट में लिखोगे नंबर 2 and 3, राइट? क्या हुआ अगेन? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मैंने कहा 100 बॉयज, तो आर होगा अभिनव, 100 बॉयज आर इन माई क्लासरूम, क्योंकि आपको बॉयज अलग अलग बैठे हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, क्यों? क्योंकि वहां पे आपके ध्यान में एक 100 का पत्ता आएगा, मैंने 100 रुपीज कहा है, 100 कॉइन्स नहीं कहा है कि आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है? फिर मैंने कहा 20 माइल्स बहुत लंबी दूरी है, तो 20 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, आर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में ले रहे हो। नेक्स्ट आओ,
हो गया। देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जो सेंटेंस हम निवेदन करने के लिए, सजेशन देने के लिए, उस टाइप के, जो सेंटेंसेस हम ब्लेस करने के लिए यूज करते हैं वो तो इंपरेटिव होता है। ऑब्जेक्टिव होता है जो हम ब्लेस करने के लिए, प्रे करने के लिए या किसी को कर्स करने के लिए जो यूज करते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। यानी सेंटेंसेस यूज्ड टू ब्लेस और कर्स, ठीक है। हम विश कर सकते हैं, टू ब्लेस कह सकते हो, कर्स और विश, ये तीन चीजें हम कर सकते हैं इसमें। आप ब्लेस करते हो, विश करते हो या कर्स करते हो, ये तीन चीजें हम करते हैं, राइट? आप देखो ध्यान से, मैंने कहा लॉन्ग लिव द किंग, मे गॉड ब्लेस यू। देखो ये जो मे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में हम मे लगाते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। और अगर कर्स करोगे तो मे यू गो टू हेल, ये तो कर्स है। लेकिन देखो मे है तो इतना तो हमें पता है कि मे के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग जानते हैं कि मे के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। हर मॉडल के साथ वर्ब बेस फॉर्म में आता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। तो गॉड के पहले मे आया है। अभी तक जो हम टेंस पढ़ते हैं उसमें ये पढ़ते हैं कि अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है। भाई ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा तो क्वेश्चन मार्क कैसे रहेगा? ये क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा है, ये तो कह रहा है भगवान आपको ब्लेस करें। जब ब्लेसिंग्स भी देते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस रखते हैं, तो वो भी देखो इन्वर्जन में होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, अगर मैं कहूं लॉन्ग लिव द किंग, इसका मतलब तो यही है भाई, क्या? मे द किंग लिव लॉन्ग, ये है मतलब इसका। मतलब तो ये है, मे द किंग लिव लॉन्ग। राइट? लॉन्ग लिव द किंग का है मे द किंग लिव लॉन्ग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट पहुंच गया और मे के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, लग गया। मैंने और इसको स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, मे भी हटा दिया। अब मे हटा दिया तो ये जो लॉन्ग है ना उठ के आगे चला गया। और इन्वर्जन में पढ़ोगे कि लॉन्ग यानी कि एडवर्ब जब उठ के आगे जाता है तो वाक्य इन्वर्जन में होता है। द किंग के बाद नहीं, द किंग के पहले लिव आ गया। किंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। लेकिन खुद सोचो, अगर मैं लिव्स लगा दूं तो इसका मतलब ये निकलेगा कि किंग बहुत दिन जीता है, उसका रूटीन हो जाएगा वो। अगर मैं कहूंगी ही कम्स हियर, उसका मतलब तो ये हुआ ना वो यहाँ आता है, आता है मतलब रूटीन हो गया। तो किंग लिव्स लॉन्ग का मतलब हो गया किंग जीता है लॉन्ग, ये रूटीन थोड़ी है। हम कह रहे किंग जिए, यानी विश कर रहे हैं। विश करने में हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। पहली चीज, बेस फॉर्म यहाँ तो लग ही रहा है, वो तो अलग केस है, हर मॉडल के साथ लगता है। मैं यहाँ पे दो चीजें समझाना चाहूंगी, हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, पहली चीज। और दूसरा, ऑब्जेक्टिव वाक्य इन्वर्जन में होता है। देखो ये भी इन्वर्जन में, ये भी इन्वर्जन में। अगर कहोगे गॉड में ब्लेस यू, तो ये तो आपने पॉसिबिलिटी बता दी कि भगवान शायद आपको ब्लेस करे, शायद ना भी करे, है ना। लिखो ऑब्जेक्टिव वाक्यों में, इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। We use base form of verb with all the subjects.
दूसरा पॉइंट लिखो, ऑब्जेक्टिव वाक्य हमेशा इन्वर्जन में होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इज ऑलवेज इन इन्वर्जन। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज इन इन्वर्जन। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। लिख लिया? चलो अब जरा इन तीनों सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से देखना। मैं एक्टिव वॉइस की बात करूं, एक्टिव वॉइस में मैं सबसे आगे हूं अगर, तो मैं काम करूंगी वो एक्टिव वॉइस है ना। जैसे मैं पढ़ाती हूं तो आपको ऐसे इशारा करूंगी, इसका मतलब होगा एक्टिव वॉइस, क्योंकि मैं सबसे आगे हूं और मैं पढ़ाती हूं तो मैं हूं एक्टिव वॉइस, यानी कि जो करने वाला जो है सबसे आगे बैठा है वो कर रहा है। पैसिव वॉइस क्या है? जो सबसे आगे बैठा है वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, उस पर काम हो रहा है, यानी वो काम कर नहीं रहा है, उस पर काम हो रहा है, पैसिव वॉइस। ध्यान से देखो ये सेंटेंस को, दो लोगों ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन तो हम खुद करते हैं, यानी हमने दो लोगों ने रिजाइन कर दिया, एक्टिव वॉइस है। लेकिन सस्पेंड हम करते नहीं हैं, हम सस्पेंड होते हैं, हमें सस्पेंड किया जाता है, हमारी नौकरी को टर्मिनेट किया जाता है। ध्यान रखना, कई लोग लिखते हैं आई वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब। भाई आपको टर्मिनेट नहीं किया गया है, आई वॉज टर्मिनेटेड का मतलब है मुझे मार दिया गया, जान से ही मार दिया। माई सर्विस वॉज टर्मिनेटेड ना,
एंड आई वॉज सस्पेंडेड। ध्यान रखो कि उस व्यक्ति ने, इन दो लोगों ने रिजाइन किया है, ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन यहां पे ये जो बैठा हुआ है उसने सस्पेंड किया नहीं है, वो सस्पेंड हुआ है। जब ऐसा केस होता है ना, तो आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2, बिल्कुल सही है। पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस V2 नहीं होता, V3 होता है, और उसके बीच में हेल्पिंग वर्ब भी तो आता है, तो वन वॉज सस्पेंडेड होगा ना। यानी स्ट्रक्चर का ध्यान तो रखो। हो गया? नेक्स्ट आओ, जो आरोपी था, अब देखो आरोपी सबसे आगे बैठा है, वो भाग गया, यानी आरोपी भाग गया, एक्टिव वॉइस है। लेकिन उसका जो साथी था, एकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, गुनाह का साथी, वो जो एकम्प्लिस था उसे अरेस्ट कर लिया गया, ये पैसिव वॉइस है। यानी यहां पर ये सब्जेक्ट है जो ये काम कर गया, ये एक्टिव वॉइस है, और यहाँ पे जो आगे बैठा है वो ऑब्जेक्ट है, और उसने ये काम किया नहीं, ये काम उस पर हो गया, ये पैसिव वॉइस है। यानी ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगा है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया, वॉज अरेस्टेड होगा। देखो, यानी जब एक्टिव एंड पैसिव दोनों साथ में आए ना, तो आपके उसके फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, दोनों के स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा। थर्ड में आओ, सच ड्राइवर्स विल बी स्टॉप्ड, रोका जाएगा। वहां चलान को टिकट लगाना देना बोलते हैं, वहां पे चलान वर्ड यूज नहीं होता, अमेरिका वगैरह में टिकट होता है। तो विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड लगाया है, टिकटेड का मतलब हो गया अंडरस्टूड है, विल बी टिकटेड, यही अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि देखो ना, विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये उतारना नहीं, मतलब समझो ये अंडरस्टूड है कि विल बी टिकटेड होगा। और आगे अगर आप पैसिव वॉइस को छोड़कर एक्टिव वॉइस लगा रहे हो, तो भी ये तो अंडरस्टूड है ना कि विल बी यहां पर भी है। अरे आपको यूज करना है एक्टिव वॉइस, तो अगर आप विल नहीं लगाओगे तो विल भी यहां भी एज्यूम्ड है, यहां भी एज्यूम्ड है, और ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, विल बी हैव टू। यानी आपको स्ट्रक्चर एक्टिव्स का बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को रोका जाएगा, ऐसे ड्राइवर को चालान किया जाएगा, और ऐसे ड्राइवर फाइन पे करेंगे। यानी दो पैसिव है और एक एक्टिव है। या तो आपको लिखना पड़ेगा, ये तो अंडरस्टूड था, इसको हम मान के चले अंडरस्टूड है, चलो कोई बात नहीं, विल बी स्टॉप्ड टिकेटेड एंड विल हैव टू पे फाइन। लेकिन इससे ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर क्या होगा पता है? विल बी स्टॉप्ड टिकेटेड, और हम इतना लंबा चौड़ा एक्टिव वॉइस यूज करने के बदले में अगर मैं सीधा खाली फाइंड लगा दूं, और हेफ्टी तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब लगाना पड़ेगा, हेवीली कर दूं तो भी तो चलेगा, सारा पैसिव हो गया। यानी एक्टिव बनाना है तो आपको इसके लिए अलग से विल लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो यही विल एज्यूम्ड हो जाएगा, यहां पर भी वो तो सही है, लेकिन यहां एज्यूम्ड होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पैसिव है, दोनों चलेगा एक ही स्ट्रक्चर में, लेकिन ये तो एक्टिव है। लेकिन कहते हैं अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है, तो हम इतना लंबा चौड़ा क्यों लगाएं, सीधा लिखेंगे सच ड्राइवर्स विल बी स्टॉप्ड टिकेटेड एंड फाइंड हेवीली, रोका जाएगा, चालान किया जाएगा और बहुत हेवी फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, लिखो। अगर एक ही वाक्य में इफ इन वन सेंटेंस एक्टिव एंड पैसिव दोनों का प्रयोग किया जाए,
if in one sentence both active and passive voice come together, तो कॉमा दोनों के स्ट्रक्चर का ध्यान रखें. पे अटेंशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द वॉइसेस. पे अटेंशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द वॉइसेस. नेक्स्ट आओ, पहले दो सेंटेंस लिखो. हो गया? चलो. आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू, सही लग रहा है. लेकिन देखो, विल के साथ चीट है जो वर्ब का बेस फॉर्म है, लेकिन हैव के साथ फॉर्म जो आता है वो थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं. तो आई हैव नेवर, नेवर तो था बीच में, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी है. चीटेड. उसी तरह से नेक्स्ट देखो कि उसके मृत्यु से ज्यादा दुखदाई, ट्रैजिक, ना कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा. तो विल के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म बिल्कुल सही है, लेकिन हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होना चाहिए ना. और थर्ड फॉर्म बी का क्या है? बीन. ये लगाना पड़ेगा. ठीक है? मतलब अगर एक ही वर्ब के दो फॉर्म्स की जरूरत एक ही साथ पड़े तो दोनों लगाइए. एक फॉर्म से आप काम नहीं चला सकते. लिखो, इफ वी नीड टू फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ब इन अ सेंटेंस. अगर एक ही वाक्य में एक ही वर्ब के दो फॉर्म्स की जरूरत पड़े तो दोनों फॉर्म का प्रयोग करें. यूज बोथ द फॉर्म्स. यूज बोथ द फॉर्म्स. हम एक ही फॉर्म से काम नहीं चला सकते. वी कैनॉट सिंपली यूज जस्ट वन फॉर्म. We cannot simply use just one form. अगर एक ही वाक्य में एक ही वर्ब के दो फॉर्म्स की जरूरत पड़े तो दोनों फॉर्म लगाएं. हम एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते.
men after men have turned up for the ceremony. देखो ध्यान से, सेंटेंस भी ऐसा दिया ना कि आप उलझ जाओगे कि men after men, कोई भी सेरेमनी हुआ, उत्सव होगा तो लोगों का तांता लग जाता है ना. men after men मतलब लोगों का तांता. जानबूझ के ऐसा सेंटेंस दिया है. क्यों? क्योंकि हम सेरेमनी में तो काफी लोगों की उम्मीद करते हैं. लेकिन यहां पे ध्यान रखना, जरा देखो ध्यान से, आफ्टर, टू, ये क्या है? प्रेपोजिशन है. टाउन, टाउन, डोर, डोर, मैन, मैन, सेम नाउन, जो भी नाउन होगा ना वो सेम होगा, सेम नाउन. ऐसे कंडीशन में दोनों तरफ के नाउन जो होंगे ना वो सिर्फ सिंगुलर नाउन हो सकते हैं, प्लूरल नाउन नहीं हो सकता. इसीलिए मैन आफ्टर मैन लगाओगे, मैन आफ्टर मैन नहीं होगा. और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, जो हम कभी उम्मीद ही नहीं करते हैं कि सेरेमनी में वर्ब कैसे सिंगुलर हो जाएगा, है ना. क्या कहा मैंने? अगर एक प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीटेड हो तो नाउन सिंगुलर में होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा. ठीक है, लिखो. अगर किसी प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीटेड हो, if we repeat the same noun before and after a preposition, before and after a preposition, तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में आएगा. द नाउन विल कम इन सिंगुलर फॉर्म और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा एंड इट विल टेक सिंगुलर वर्ब. हाँ स्मृति, बिल्कुल सही है. फाइंड हेविली बेहतर ऑप्शन होगा ना, क्योंकि देख रहे हो सब एक साथ ही समेट दिया और छोटा सा ऑप्शन इसलिए कहा. ठीक है, ध्यान से देखो. टाउन आफ्टर टाउन वॉज इन्वेडेड. इन्वेडेड का मतलब होता है जब हमला होता है और उस पर कब्जा करने की कोशिश होती है ना, जिसको कहते हैं, जैसे देखते हो कई बार आक्रमणकारी आके उसमें घुसपैठ कर देते हैं, उसी को कहते हैं इन्वेशन. डोर टू डोर सर्विस देख रहे हो, इज लगाया सिंगुलर वर्ब और सेरेमनी में एक के बाद एक इंसान या आदमी आते चले गए. अब ये सब देखो तीनों सेंटेंस में प्रेपोजिशन के पहले और के बाद सेम नाउन रिपीटेड है, तो नाउन सिंगुलर में रखना और वर्ब भी सिंगुलर में होगा. अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था ना द ब्रेव, जरा उसी से रिलेटेड दो तीन सेंटेंसेस देखो, उससे डिफरेंस समझाना है मुझे किसी और से उसका. नेक्स्ट पॉइंट पे आओ.
हो गया? चलो देखो, ये मैं आपको करा चुकी हूं क्या? द रिच, इसका मतलब द प्लस एडजेक्टिव क्या बताया था? प्लूरल नाउन बनाता है और क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। ये मैं आपको करा चुकी हूं। अब प्लूरल वर्ब लेगा, मैंने यहां सिंगुलर वर्ब लगाया, यही तो गलत है। प्लूरल वर्ब करिए इसको पहले, एस काटो। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। ठीक है? सेकेंड आओ, एक कहावत है, जो कावर्ड्स होते हैं यानी कायर लोग होते हैं। देखो ये जो कावर्ड्स है ना, कावर्ड में एस लगा के प्लूरल नाउन बनाया गया है, तो प्लूरल नाउन है तो आराम से प्लूरल वर्ब लगा है। मैनी मैनी बाद में पढ़ोगे इसी चैप्टर में। लेकिन अभी मैंने कहा था द ब्रेव, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव, सारे वीर लोग हो जाएंगे। जब द प्लस एडजेक्टिव होता है ना, तो ये डिनोट करता है द होल क्लास, द यू कैन से ऑल द पीपल ऑफ दैट क्लास। द ब्रेव का मतलब हो गया सभी वीर लोग, द रिच हो गया सभी अमीर लोग। अब द ब्रेव प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाओगे ना, एस काटना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब करिए। सेकेंड और थर्ड तो बिल्कुल बहुत पुराना प्रोवर्ब है, इसलिए इसको समझो ध्यान से। कि जो कायर होते हैं वो कई बार मरते हैं, डर डर के मरते रहते हैं, लेकिन जो वीर होते हैं उनकी सिर्फ एक बार मौत आती है, क्योंकि मरना तो सबको है। द ज्यूरी हैज यूनानिमसली पास्ड होगा बेटा। हैज इसलिए आया क्योंकि वहां पे इकट्ठे है, सर्वसम्मति से काम हो रही है, सिंगुलर है। हो गया? नेक्स्ट आओ, when the going gets tough, the tough get going। जब चलना बहुत टफ हो जाए तो जो टफ लोग होते हैं ना वही चल पाते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में, जो कहते हैं ना, ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाता है हमारा, यानी हमारी ज़िंदगी आगे जो बढ़ रही है बहुत कठिन तरीके से बढ़ रही है, तो अगर हम मजबूत होंगे ना तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। टफ का मतलब कठिन भी होता है और टफ का मतलब मजबूत भी होता है। टफ क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? कठिन क्वेश्चन। एंड ही इज वेरी टफ, इसका मतलब बहुत मजबूत है। अब देखो, व्हेन द गोइंग, गोइंग इज व्हाट? जेरेंड, तो गेट्स हो गया, ठीक है। द गोइंग, चलना बहुत मुश्किल हो जाए, सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है। यहां पर द के साथ एडजेक्टिव नहीं लगा है, द के साथ एडजेक्टिव यहां लगा है, ये प्लूरल हुआ तो ये प्लूरल वर्ब आएगा। देखो वहां पे वो गोइंग है तो वो जेरेंड का काम कर रहा है, गेट्स बिल्कुल सही है, नाउन है वहां पे। ठीक है, मैंने अभी वही पढ़ाया बस, और कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन अ काउ